हमारी पहली सरकार थी 2017 से 22 तक। 17 से पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। थानों पर गुंडे, माफिया, बदमाश, लुच्चे, लफंगे कब्जा करके बैठे थे। सत्ता के संरक्षण में अपराधी तत्वों का बोलबाला था। इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। सड़क के मामले में बड़ी बुरी हालत थी। बिजली मात्र कुछ जनपदों को मिलती थी, जैसे इटावा या उनके जहां रिश्तेदार लोग रहते थे उन जनपदों को। और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से उद्योगपतियों का पलायन हो चुका था। हमारी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने हर मोर्चे पर डटकर काम किया और मैं अपनी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। जो हमारी मंत्रिपरिषद थी, हमारे जो माननीय विधायक थे, जो माननीय सांसद थे, सबके सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश को चतुर्मुखी विकास की ओर हम लोग ले गए। सबसे बड़ी चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना था जी। आज मैं कह सकता हूं कि रोड के मामले में सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला स्टेट उत्तर प्रदेश है। बिजली अब सभी जनपदों को बराबर मिलती है। हम राउंड द क्लॉक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बिजली देते हैं। तहसील पर भी हम 20 से 22 घंटे बिजली देते हैं और 18 घंटे गांवों में बिजली देते हैं। ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग के मामले में हमने समय सीमा तय कर दी है। हम मात्र कुछ घंटों में ट्रांसफार्मर भी बदलते हैं और फॉल्ट रिपेयर भी तत्काल करते हैं। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में हमने आमूलचूल परिवर्तन किया है। अब 100% हमने तय किया है कि सभी लोग अस्पताल में उपस्थित रहेंगे। चिकित्सकों का व्यवहार मरीजों के प्रति घर जैसा होगा। मरीज को हम भगवान मान करके सेवा करेंगे। दवाइयां उनको सरकारी तौर पर उपलब्ध कराएंगे। पहले कभी भी चिकित्सा जगत में यह संभव नहीं हो पाया कि सरकारी अस्पतालों में जो मरीज आते हैं उनका डाटा सरकार के पास रोज आए। हम प्रतिदिन सभी अस्पतालों से रोज का रोज डाटा मंगाते हैं। मुझे बताने में प्रसन्नता है कि हम प्रतिदिन 1.5 लाख से अधिक मरीजों का इलाज करते हैं। हम डाटा जो मंगाते हैं तो लगभग 1,70,000, 1,60,000, 1,50,000, 1,40,000 प्रतिदिन मरीज हमारे अस्पतालों में आते हैं। ये CSC और डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स का ब्यौरा है, PSC का ब्यौरा नहीं है। उन सभी का रात 12 बजे तक हमारे पास डिटेल आता है उन 1.5 लाख मरीजों का। और 1.5 लाख मरीजों से प्रति 5 जिले में, कोई भी 5 जिले में चयन करके हर जिले से 2 मरीजों से स्वयं बात करता हूं कि आपको अस्पताल में कैसी व्यवस्था मिली, चिकित्सकों का व्यवहार कैसा था, सरकारी दवाइयां मिली कि नहीं मिली, जांच कैसी हुई, रहन सहन कैसा था, आदि आदि। उनकी संतुष्टि के आधार पर हम आगे काम करते हैं। कहीं कोई शिकायत मिलती है तो उसमें हम कड़ी कार्रवाई भी करते हैं। मैं बता दूं करीब 12,000 मरीज हमारे पास एक्सीडेंटल रोज आते हैं, ट्रामा के केसेज हैं, और 8,000 मरीज हमारे पास गंभीर रोगों से ग्रसित आते हैं। सभी का हम निःशुल्क इलाज करते हैं। 5,000 ऑपरेशन प्रतिदिन हम निःशुल्क अपने हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में लगातार हम बदलाव ला रहे हैं। हमने मेडिकल कॉलेज, हमारे पास जब हमने 2017 में कमान संभाली तो मात्र 13 मेडिकल कॉलेज इंटायर स्टेट में थे। आज हमारे पास 65 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, 30 प्राइवेट क्षेत्र में और 35 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। मात्र 14 जिले बचे हैं जहां पर अभी मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की कार्रवाई प्रारंभ हमें करनी है। अभी कागज में हम PPP मोड में जाने वाले हैं। मुझे ये कहने का उत्तर प्रदेश की जनमानस की तरफ से अवसर मिला है कि हम हर परिस्थिति में अपने मरीजों के साथ खड़े हैं। राउंड द क्लॉक उनकी हम मदद करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा सब्जेक्ट हमारे सामने उत्तर प्रदेश को लेकर के था लॉ एंड ऑर्डर। कई माफिया गिरोह, कई जिलों में एक माफिया गिरोह खड़े थे जिनका सरकारी ठेकों पर वसूली, गुंडई, अराजकता, मकान पर कब्जा करना, प्लाट मकान, दुकान लूटना, बहू बेटी को बुरी नजर से देखना, स्कूल, डिग्री कॉलेज, बच्चियां अपने वर्किंग प्लेस पे काम नहीं कर सकती हैं। हमने उत्तर प्रदेश में से गुंडों को जेल भेजा और प्रदेश के बाहर किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्रिमिनल कोई भी सक्रिय नहीं है। संगठित माफिया गिरोह पूरी तरह से ध्वस्त है। इसके अलावा विपक्ष लेकिन ये आरोप लगाता है कि आप लोग जो कार्रवाई करते हैं वो टारगेटेड होती है, सेलेक्टिव कार्रवाई करते हैं। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। हम अपराधियों को सेलेक्ट करते हैं। जो अपराधी जिसने कानून तोड़ा उसकी कमर हमने तोड़ दी है। हाँ, सामान्य जनता को कष्ट न हो, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई उसको हम सुनिश्चित करते हैं। किसी भी अपराधी को जो जनमानस में छुप करके बैठा है, राजनीतिक चोला पहन करके बैठा है और अधिकारियों के संरक्षण में बैठा है, उसको हम पूरी तरह से उसकी कमर तोड़ देते हैं। उसको बचने का कोई अवसर नहीं है।
आपसी वैमनस्यता के कारण जो घटनाएं हुई हैं उनमें भी हमने कड़ी कार्रवाई की है, किसी को छोड़ा नहीं। हमने अपना पराया नहीं देखा, छोटा बड़ा नहीं देखा, गरीब अमीर। इसके अलावा जो बच्चियां थी, जो बेटियां थी, बहुएं थी, काम के लिए वर्क स्टेशन पर जाती थी, स्कूल डिग्री कॉलेज के बाहर फप्तियां कसते थे, हमने ऐसे मामलों में 16,500 मुकदमे दर्ज किए हैं और 15,000 से अधिक लोगों को जेल में ठूसा है। किसी को भी जेल के बाहर रहने की अनुमति नहीं है। यदि उत्तर प्रदेश में आप कानून तोड़ोगे तो हम कानून के तहत ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आपकी पुश्तें याद करेंगी आने वाली। जी, एक और सवाल है मेरा। उत्तर प्रदेश में इन दिनों डेंगू के काफी मरीज देखने को मिल रहे हैं, तो डेंगू से बचने के लिए आप लोग किस तरह से योजना बना रहे हैं? और इधर एक समय में फिगर देख के ऐसा लग रहा था कि डेंगू का प्रकोप बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में बढ़ गया है। देखिए, हम वर्ष में 3 बार संचारी रोग अभियान चलाते हैं, चाहे रोग आए या ना आए। ऐसा करके उत्तर प्रदेश में जो मच्छर जनित बीमारियां थी उन पर हमें रोकथाम करने में बड़ी सफलता मिली। डेंगू इधर आया क्योंकि बरसात लेट हुई। अक्टूबर माह में बरसात कभी बड़ी नहीं होती थी, छुटमुट 2-4 बूंदें गिर जाती थी, लेकिन अक्टूबर माह में बरसात ऐसी हुई जैसे फागुन में या भादों में बरसात होती है। तो अक्टूबर माह में बरसात होने के कारण जब स्वच्छ जल घरों के बालकनी में, छत पे, बरामदों में या लॉन में, आंगन में भर जाता है, जैसे टूटे खिलौने हैं, टायर है या अन्य कोई कूलर है, फ्रिज का बैक वाटर है, एसी का बैक वाटर है, उससे ये डेंगू का लार्वा पनपता है और जो नाले में स्वच्छ जल इकट्ठा हो जाता है वहां पनपता है। हम लगातार फॉगिंग कराते हैं। ये काम नगर विकास और पंचायती राज विभाग का है, लेकिन हमारी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को इसका नोडल बना करके 10 विभागों को हमने समन्वय स्थापित कराया, जिसमें पंचायती राज, नगर विकास, स्वास्थ्य विभाग, इसके अलावा कृषि विभाग, हम ऐसे 10 विभागों को, उद्यान विभाग की पूरा गली मोहल्ला में ढूंढ करके हम ऐसे लार्वा को समाप्त करें। पिछली बार जब डेंगू का प्रकोप हुआ था तो नंबर 1 पर फिरोजाबाद और सिद्धार्थनगर था। इस बार वहां पर मरीज नहीं मिले क्योंकि हमने अभियान ठीक से चलाया। हम अभी चूंकि डेंगू से गुजर रहे हैं, हम साथ साथ में पैरेलल जांच भी करा रहे हैं कि संचारी रोग अभियान चलाने में कहीं कोताही तो नहीं हुई। डेंगू को अब कंट्रोल तो हमने कर लिया, लेकिन अस्पताल में किसी डेंगू मरीज को दिक्कत न हो, बुखार से पीड़ित मरीज को 100% हम डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हमने जिलावार बना दिए हैं। अस्पताल में दवाइयों की कोई दिक्कत नहीं है, प्लेटलेट्स ब्लड बैंक में पर्याप्त उपलब्ध है। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश के लोगों को उच्च कोट की इलाज की व्यवस्था हम सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, इन्वेस्टर समिट हो रही है, बड़ा जोर शोर से सरकार उसका प्रचार भी कर रही है। उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि इस तरह का माहौल अब तैयार हो चुका है कि इन्वेस्टर्स आएंगे और बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? उत्तर प्रदेश राज्य 2017 से पहले बीमारू राज्य कहा जाता था। अब ये आर्थिक मोर्चे पर बहुत संभावनाओं वाला स्टेट है। पूरे देश में हम नंबर 1 पर शीघ्र ही आ जाएंगे। उसका कारण है कि हम 25 करोड़ लोग हैं और 17 से 22 तक हमने जो इन्वेस्टर समिट किए और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। आप देखते होंगे कई बड़े बड़े उद्योग उत्तर प्रदेश में लगे हैं। मैं कह सकता हूं कि नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन बनाने वाली फैक्ट्री, जो मोबाइल के स्क्रीन होते हैं, दुनिया में नोएडा से जा रहे हैं और वो फैक्ट्री सैमसंग ने लगाई है। इस प्रकार डिफेंस के क्षेत्र में हमने डिफेंस कॉरिडोर बनाए हैं। बड़े बड़े उद्योग उत्तर प्रदेश में लगे, लेकिन अब आवश्यकता हुई कि दुनिया के उद्योगपतियों को हम आमंत्रित करें। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अगले वर्ष जनवरी-फरवरी में होगा और बड़ी संख्या में देश के उद्योगपति, दुनिया के उद्योगपति उत्तर प्रदेश आकर अपने उद्योग को लगाएंगे और उत्तर प्रदेश राज्य संभावनाओं वाला स्टेट है, ये सभी उद्योगपति मानते हैं। हमने अपने औद्योगिक कानूनों में बदलाव किया, सिंगल विंडो सिस्टम लाए, उनको जमीन आवंटन में सहूलियतें दी, टैक्सेज में छूट दी, विद्युत के लाइनें नहीं बनाई और हर क्षेत्र में प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़े। साथ ही साथ डाटा सेंटर में, अभी तक डाटा सेंटर में लोग कहते थे कि बेंगलुरु या हैदराबाद, अब उत्तर प्रदेश राज्य को जानेंगे। हमने सबसे बड़ा डाटा सेंटर अभी नोएडा में स्थापित किया है। अब उन जिलों में भी स्थापित करेंगे जहां पर हमारे पास नौजवानों की बड़ी टीम है। हम उनको रोजगार से जोड़ेंगे और डाटा सेंटर से जुड़ करके दुनिया को कोई भी कंट्री हमसे मदद ले सकता है, हम उनकी ऑनलाइन मदद कर सकते हैं, उनका डाटा फीड करके उनको सेंड कर सकते हैं और ये बदलता हुआ प्रदेश है। औद्योगिक क्षेत्र में विकास के मामले में हम नंबर 1 पर शीघ्र आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर सरकारी डॉक्टर्स की कमी बहुत है। आपके पास ये विभाग है और ये बहुत अहम विभाग है, तो उस कमी को कैसे पूरा करेंगे? क्योंकि मेरे इस सम्मेलन में काफी डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं जी, फिर वही बात रिपीट करना पड़ेगा।
2017 से पहले मात्र 13 मेडिकल कॉलेज थे। एक मेडिकल कॉलेज से मैक्सिमम प्रतिवर्ष 150 बच्चे निकलते हैं, वो केजीएमयू जैसे 1-2 मेडिकल कॉलेज, बाकी 100 सीटें वाले हैं। तो जब मेडिकल कॉलेज ही नहीं थे तो बच्चे कहां से चिकित्सक बन पाते। अब हमारे पास बड़ी संख्या में चिकित्सक आएंगे और हमने ओपन फॉर ऑल वॉक इन इंटरव्यू रखा है। कोई भी सरकारी चिकित्सा क्षेत्र में आना चाहता है, हम वॉक इन इंटरव्यू से भर्ती करते हैं। मुझे बताने में प्रसन्नता है कि आज हमारे पास 22,000 चिकित्सकों की फौज है। 12,000 हमारे पास रेगुलर प्रांतीय सेवा के हैं, बाकी एनएचएम के माध्यम से हम संविदा पर उनको रख करके काम ले रहे हैं और सभी चिकित्सकों को 100% उपस्थिति हो। और केवल चिकित्सकों की दिक्कत नहीं है, पैरामेडिकल को भी आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। पैरामेडिकल नर्सेज किसी ने ध्यान नहीं दिया। WHO का पैमाना है कि एक चिकित्सक पर 3 नर्स और 3 पैरामेडिकल होना चाहिए। हमने तय किया कि हर मेडिकल कॉलेज में हम नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे और उस प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। पहले पता उत्तर प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज सरकारी क्षेत्र में मात्र 5 थे। इन 6 महीनों में जितने दिन में मैंने काम किया 7 खोले हैं, अभी 11 और खोलने जा रहे हैं। और आते आते हम हर जनपद के मेडिकल कॉलेज में एक नर्सिंग कॉलेज पैरामेडिकल खोल देंगे, जिससे हमारे पास पर्याप्त संख्या में पैरामेडिकल और नर्सिंग भी मिल पाए। इसके अलावा हमने वर्तमान परिस्थितियों में MBBS की सीटों को दोगुनी कर दिया है। पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटों को, जो MD, MS, MCH की सीटें, उनको दोगुनी किया है। नर्सिंग कॉलेज की सीटों को दोगुनी किया है। पैरामेडिकल कॉलेज की सीटों को दोगुनी किया है। 37 वर्षों से GNM, ANM के हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर्स थे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में बंद पड़े थे। 37 वर्षों के बाद पहली बार अभी 2 माह पहले हमने उनको पुनः चालू करने का काम किया है। सड़कों के गड्ढे भरने का काम बहुत तेजी से हुआ। 15 नवंबर की डेट दे दी गई कि 15 नवंबर तक सड़कों के गड्ढे भर दिए जाएंगे, फिर एक बार डेट एक्सटेंड करनी पड़ेगी। ये सवाल इसलिए बहुत वाजिब है क्योंकि जो आम आदमी है, चाहे आप हो चाहे हम हो, सबको सड़कों से ही निकलना है। और अगर गड्ढे युक्त सड़कें होती हैं तो फिर वो सरकार के डेवलपमेंट का आईना भी होती है। तो इस चैलेंज को आप किस तरह से निपटा रहे हैं? इस बार अक्टूबर भर बरसात हुई, तो पहले सामान्यतः बरसात के बाद हम लोग सितंबर अक्टूबर में गड्ढे भर लेते थे। बरसात के कारण रेन कट भी हुआ और फिर हमने गड्ढे भरने की कार्रवाई प्रारंभ की। चूंकि बरसात लेट तक हुई तो हमने कहा है कि गड्ढे भरना केवल फॉर्मेलिटी नहीं करना, गुणवत्ता भी देनी है। अब जो गड्ढा कंपनी भरेगी 2 साल तक गड्ढा टूटेगा नहीं, उसकी गारंटी हमने ली है। इस वजह से गुणवत्ता परक, क्योंकि गड्ढे को जो पानी भरा उसको साफ करना है, धूल हटानी है, तो इसमें सूखने में समय लग रहा था। इस वजह हमने कुछ समय बढ़ाया है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं उत्तर प्रदेश की सभी सड़कों को हम गड्ढा मुक्त करेंगे समय सीमा के अंदर। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला था मदरसों का सर्वे। मदरसों का सर्वे हुआ, सर्वे के बाद रिपोर्ट्स सारी सबमिट हो गई डीएम ऑफिस में। उन रिपोर्ट्स में क्या सरकार के पास निकल के आया? और ये भी बात हो रही कि अभी और भी जांच होगी, ये भी सवाल उठ रहा है। जी देखो, उत्तर प्रदेश राज्य में हमारी जिम्मेदारी है, हमें जनता ने दायित्व सौंपा है कि सरकार को हम सुव्यवस्थित चलाएं। तो हमारे परिसर में, उत्तर प्रदेश राज्य के परिसर में कौन कौन क्या काम कर रहा है सूचीबद्ध होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए जी, होना चाहिए कि नहीं, बताइए ना। हाँ, होना चाहिए। मतलब जो अपना बोर्ड लगाए है कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मदरसा संचालित कर रहे हैं, या हम चाट की दुकान खोले हैं, या हम यहाँ मोबाइल बेचते हैं, तो उसका एक हमारे पास सूची होनी चाहिए ना, कौन क्या कर रहा है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी बताइए। हाँ, होना चाहिए। तो हमने पूरे प्रदेश के ऐसे मदरसों को सूचीबद्ध किया कि जो रजिस्टर्ड हैं और जो नॉन रजिस्टर्ड हैं। अब उस दौरान हमें इस बात को प्रकाश में आया और जांच में पाया गया कि ढेर सारे मदरसे गैर सूचीबद्ध है, यानी उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और बच्चों को पढ़ाई दे रहे हैं। उससे दिक्कत उन लोगों को है कि हम मदरसों को जो आर्थिक सहायता देते हैं वो उन अनरजिस्टर्ड मदरसों को नहीं मिलती है। ठीक है, तो अगर वो चाहेंगे तो उनको हम मदद भी करेंगे। दूसरा, इस दौरान जांच में यह भी आया कि गैर सामाजिक, गैर कानूनी, अवांछनीय और भारत विरोधी गतिविधियां भी बॉर्डर के जिलों में संचालित हो रही हैं, तो उनको हम सूचीबद्ध करेंगे। और मैं फिर अपनी बात दोहराता हूं, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में हम गैर कानूनी, भारत विरोधी, गैर सामाजिक, सामाजिक विद्वेष को फैलाने वाली गतिविधियों को हम चलने नहीं देंगे। हम पूरी तरह से ऐसे स्रोतों को, ऐसे लोगों को क्रश करेंगे, समाप्त करेंगे। आपने कहा बॉर्डर पर जो मदरसे हैं, गैर बॉर्डर पर, जो नेपाल बॉर्डर पर जो मदरसे हैं, तो क्या अभी ये जांच का दायरा और बढ़ेगा? नहीं, जांच तो हो गई है। अब हमें यह करना है कि जो गैर कानूनी है उनको चिन्हित करके कार्रवाई करना है। आपने भी पसमानदा समाज के सम्मेलन में हिस्सा लिया और पसमानदा समाज में बढ़ चढ़कर आपने एक तरह से कहा जाए अगुवाई की। तो
ये कहां से बीजेपी के खासतौर ये पर आदरणीय दिमाग में- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मार्गदर्शन है, उनका मानना है कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के जीवन स्तर में बदलाव लाने का हम काम करेंगे। उसको महसूस होना चाहिए, गरीब आदमी को, आम आदमी को, उसकी अपनी सरकार है। उनको पक्का मकान देना है। जैसे पसमादा में भी ढेर सारे मुस्लिम समाज में, पसमादा में ढेर सारे गरीब लोग हैं। तो जब हमने लाभार्थियों की सूची देखी, सूची में मुस्लिम समाज के बड़ी संख्या में लोगों को मकान मिला है, शौचालय मिला है, किसान सम्मान निधि मिली है, जनधन खाते से लाभ मिला है, आयुष्मान कार्ड बने हैं, ढेर सारी योजनाओं में उनको मुख्यधारा में आने का अवसर मिला। तो उन लोगों ने कहा कि हम भी जुड़ना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला है। तो लखनऊ में, रामपुर में, बरेली में ढेर सारे कार्यक्रम अब जिलों में हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें मुख्य धारा में आने का अवसर मिला, जीवन स्तर में बदलाव आया है। हम भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे सभी जो भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम कर रहे हैं और अपने जीवन स्तर में बदलाव लाना चाहते हैं, सबका स्वागत करते हैं। लोग दोनों सड़क की तरफ चूना डालेंगे, पुलिस खड़ी कर देंगे, फिर लाल दरी जो बिछा देंगे, फिर हम उतरेंगे जाएंगे, तो 2-4 हजार रुपए फालतू खर्च करते हैं और सच्चाई के आने के बजाय सब मिटा देते हैं सबूत गंदगी के। तो हम चुपचाप जाते हैं। तो अब ये लोगों को लगता है हम कहीं भी जा सकते हैं, तो सब जगह व्यवस्था ठीक रहती है। तो हम प्रतिदिन 2-3 हॉस्पिटल जाते हैं और लोगों से संतुष्टि का पैमाना में लेते हैं। बदलाव आ गया है, थोड़ा बहुत कमी दादा उसको हम दुरुस्त कर लेंगे। जी, एक सवाल। आदरणीय, मैं कानपुर से आता हूं, आपके गृह जनपद उन्नाव के पास का हूं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में जो डेंगू की एक व्यवस्था आप कानपुर में पढ़ रहे होंगे कि उसका प्रकोप थोड़ा बढ़ रहा है। चूंकि आपने 10 डिपार्टमेंट दे रखे हैं और उसका आकलन भी कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उस पर और तेजी बढ़ती जाए। जैसे आपका निरीक्षण बार बार हुआ, आपका सुझाव अच्छा है। फोकस, आपका सुझाव अच्छा है, मैं फिर चला जाऊंगा। हाँ, मैं जाऊंगा दादा। हाँ, मैं जरूर जाऊंगा। आपका सुझाव बहुत अच्छा है। निरीक्षण आज ही continue हो। कानपुर के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को, काला साहब को बुलाया था हमने और सीएमओ को बुला करके निर्देश दिया है कि कानपुर में एक भी मरीज वापस न जाए। और इसमें क्या है, देखो हमको कोविड में दिक्कत थी, चाहिए था वेंटिलेटर। अब हमने कहा कि बरामदे में टेंट हाउस की खटिया लगा दो, आप वहीं उसको दवाई दो और किसी भी मरीज को अस्पताल से वापस मत करो। किसी भी कमरे को आप वार्ड बना दो, टेंट हाउस की खटिया गद्दा मंगा लो, तकिया मंगा लो, मरीज को सुलाओ, उसको प्लेटलेट दो, दवाई दो और निराश होकर वापस मत करो कि जगह नहीं है। हमने ये तय कर दिया किसी भी जिले में एक भी मरीज हमारे अस्पताल से वापस नहीं जाएगा बुखार का। हम उसे भर्ती करेंगे, इलाज करेंगे और साथ में भोजन का भी इंतजाम करने का है। प्रार्थना है कि जितने भी स्कूल कॉलेज हैं उसके बचाव के लिए तरीके, जैसे मैं अभी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा हूं। कल मैंने कानपुर में भी शिविर लगाया, मैंने 3500 क्या 7,000 आदमियों को देखा। और डेंगू के बचाव के लिए मैं प्रयास करता हूँ और डेली मैं कैंप लगाता हूँ। आप कानपुर के समाचारों में पढ़ लीजिएगा, मैंने देखा है, पर डे आपको मैंने देखा है। मेरा कैंप मैंने देखा है। और ये जन आंदोलन के बगैर हम मच्छरों को समाप्त नहीं कर पाएंगे। और ये जन आंदोलन चलेगा। देखिए इंसेफ्लाइटिस समाप्त हुई ना। इंसेफ्लाइटिस को लोग बोलते थे ये जमोगा है, टिटनेस हो गया, कोई भूत रख लिया। अब इंसेफ्लाइटिस पर हमने कंट्रोल किया। आपको पता, अब तो चिकित्सक है, कालाजार समाप्त है ना, मलेरिया पे कंट्रोल है ना। ये डेंगू के लार्वा को समाप्त करना, इसको अभियान चलाकर के जन आंदोलन बनाना है और पूरे प्रदेश के लोगों की मुझे मदद चाहिए इसमें। एक सवाल मेरा ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार के सामने जो बड़ी 3 चुनौतियां हैं वो क्या है? हमारे सामने 3 चुनौतियां, एक तो बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देना है। आप मानते हैं रोजगार की समस्या नहीं है? मेरा देखिए, ये सतत प्रक्रिया से, ट्रेन है ना, ट्रेन चलती रहती है। अब ये नहीं सकते कि ट्रेन कानपुर से चली अब उन्नाव में समाप्त हो जाएगी। वो तो ट्रेन उन्नाव जाएगी, लखीमपुर भी जाएगी, सीतापुर रोज चली, घूमती रहेगी। ऐसे रोजगार, रिटायर होंगे लोग, आते रहेंगे, चलते रहेंगे, हम भर्ती करते रहेंगे और बड़ी संख्या में जोड़ना है। ये जो अभी इन्वेस्टर समिट हो रहा है, अब सोचो इसमें जितना इन्वेस्ट आएगा, पिछली बार आया था 4.5 लाख करोड़ का, अब की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है और इसमें जो भी उद्योगपति आएगा, हर उद्योग में 10 हजार लोग नौजवान भर्ती होंगे। अब उत्तर प्रदेश में सोचिए कि जब कोविड था 40 लाख लोग बाहर से आए, जिसमें ड्राइवर थे, फिटर थे, मिस्त्री थे, थेवई थे, नौवा थे, बढ़ई थे। हमने सबको एडजस्ट किया, ओडीओपी जोड़ दिया। अब कोई बंबई बंगलोर नहीं जाएंगे। 90% लोग यहीं रुक गए। जिनका कारोबार बाहर था, घर नहीं था, वो अपने गांव से वापस नहीं गए। हमने 40 लाख लोगों को यहां एडजस्ट किया। तो ऐसे ही हम सबको एडजस्ट करेंगे और सबका नंबर आएगा
और जितने नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं, भाई मैं आपके तरफ से पूरी चिंता कर रहा हूं, आपके जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए, आपके रोजगार के लिए पूरी ताकत के साथ मैं आपकी मदद करूंगा और सरकार में रह करके काम कर रहा हूं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश धन्यवाद। उत्तराखंड से बात की। अब कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं जिनका सम्मान करना है, बस मैं 5 मिनट का समय और लूंगा, फिर धन्यवाद जी। दादा लो। देखिए, पहली इन्वेस्टर समिट जो है वो मुलायम सिंह के शासनकाल में हुई थी और अमर सिंह, जिसमें अंबानी और ये बड़े बड़े देश के सारे लोग आए थे, प्रस्ताव भी आए थे, लेकिन वो कहीं धरातल पे नहीं दिखाई दिए। उसके बाद आपकी सरकार ने भी, पिछली सरकार ने भी, प्रधानमंत्री जी भी आए, बड़े भारी प्रस्ताव आए, लेकिन जो प्रस्ताव दिए गए थे मैं समझता हूँ 1/4 भी मतलब उसमें नहीं आ पाए। उसके क्या वजह है, क्या नहीं समझते हैं कि अभी भी यहाँ उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स, उद्योगपति आने से कतरा रहे हैं, या कुछ सरकारी मशीनरी की प्रॉब्लम्स है? नहीं दादा, कोई समस्या नहीं है। दरअसल क्या है कि ये तरह तरह की चर्चाएं विपक्ष फैलाता रहता है। आप देखो, अभी जो हमारा डेवलपमेंट है वो नोएडा, गाजियाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित था। अब बुंदेलखंड में डिफेंस एक्सपो आ रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बन रही है, आपको पता ही है। बड़ी सैमसंग का इन्वेस्टर समिट के बाद ही उद्योग लगा, जिसमें स्क्रीन हम बना रहे हैं। बड़ी संख्या में मैं कह सकता हूं कि जो हमने 4.5 लाख करोड़ के लगभग एमओयू किए थे, उसमें 90% से अधिक धरातल पर उतर गए। इस बात की जांच आप कर लीजिए, हम लोग फिर डिबेट में बैठ लेंगे। और हमने लोगों से मुख्यधार, हमने कानून में परिवर्तन किया है। पहले क्या होता था, उद्योगपति को लाते थे, पर्दे के पीछे सपा शासनकाल में सेटिंग करते थे, और आप जानते हैं कि किन लोगों ने कराया था, मुलायम सिंह जी के। वो केवल सीने व्यवस्था को लाकर के एक लोगों के मन में माहौल क्रिएट करना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से प्रदेश में औद्योगिक विकास की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहती है। पिछली सरकार में घोषणा की थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट। आप बताइए कितने प्रोजेक्ट हुए और कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? और ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है कि जहां इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अगर वहां पर अगर उन डिस्ट्रिक्ट्स को, उन प्रोजेक्ट्स को दे दिया जाए, मैं समझता बेरोजगारी की भी समस्या कम होगी और विकास भी बढ़ेगा। लेकिन वो विफल रहे हैं, शायद ऐसा मेरा मानना है। दादा मैं बता रहा हूं, आप देखो ओडीओपी का अभी प्रगति मैदान में मेला लगा हुआ है। अभी तो हम यहां बैठे हैं, अब अभी फोन करो, जो हमारी यूपी की स्टॉल है वहां ओडीओपी प्रोडक्ट्स की धूम मची हुई है। आज ही अखबार में हमने पढ़ा है। देखिए, अलीगढ़ के ताले, पीतल का सामान, मुरादाबाद में पीतल का सामान, लखनऊ की चिकनकारी, हमारी पीलीभीत की बांसुड़ी, अमरोहा की ढोलक, गोरखपुर का टेरिकोटा, इसके अलावा बनारस की साड़ी, भदोही का कालीन। तो दादा इस प्रकार के 2500 नाम तो हमें याद हैं, और लगभग हर जगह उन प्रोडक्ट्स को हमने मार्केट में उतार करके उसके लिए प्लेटफॉर्म प्रदान किया। आप सोचिए, सिद्धार्थ नगर के काला नमक चावल को सब जानते थे, लेकिन कोई मार्केट नहीं था। 5 ब्रांड हम चला रहे हैं सिद्धार्था के नाम से, और वहां पर आप जाएंगे तो एक स्टॉल हमने उनको दिया है। उनकी पैदावार में कैसे बढ़ोतरी हो, कीटनाशक कम डालें, और गुणवत्ता परक लोगों को काला नमक चावल दुनिया को उपलब्ध कर पाए, हम उसकी पैकिंग बेहतर कर रहे हैं। और ये काम जिलावार ज्यादा चल रहा है, लोगों को हमने जोड़ा है। अब होता क्या है दादा, विपक्ष कुछ ना कुछ तो फैलाता ही रहता है, और मैं सबसे कहता हूं कंफ्यूज ना हो भैया, खुद जाके गांव में देख लो, और बड़ी संख्या में लोगों को हम सीधे जोड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।